નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત અને હું છું આપની સાથે નતાશા। દર્શક મિત્રો, આપ તમામને આજે 74માં સ્વાતંત્રતા પર્વની અનેક શુભકામનાઓ। આજે લાલ કિલ્લાથી ગર્જના અને તે સાથે જ આઝાદીના 7 દાયકાની વાતો। જો કે આજના દિવસે જ ફક્ત વાતો કરવી હિતાવહ નથી, પણ આજના દિવસે આપણા દેશ અને દેશની સ્વાતંત્રતા માટે બલિદાન આપનાર એવા તમામ શૂરવીરોને, સ્વાતંત્રતા સેનાનીઓને યાદ કરવાની એક ચોક્કસ ફરજ છે। આજે લાલ કિલ્લા પર જે તિરંગો લહેરાઈ રહ્યો છે તે આપણી આન બાન અને શાનનું પ્રતીક છે અને આ તમામ વાતોની સાથે અલગ અલગ મુદ્દાઓની દ્વારા અમે આપની સમક્ષ એવા કાર્યક્રમો રજૂ કરતા આવ્યા છે કે જેનાથી આપણે દેશભરમાં જે જશ્ને આઝાદીની ધૂમ છે તેની ઉજવણીમાં સામેલ થઈએ, સહભાગી થઈએ અને તે સહભાગી થવા માટે આજની આ વિશેષ રજૂઆત અંતર્ગત વાત કરીશું કે દેશભરમાં આઝાદી અને સુરક્ષા નીતિ કઈ રીતે આગળ વધી રહી છે। આઝાદી બાદ ભારત દેશની સુરક્ષાની જવાબદારી દેશના લોકતંત્ર પર આવે છે, દેશની ત્રણેય સૈન્ય પર આવે છે અને આ ત્રણેય સૈન્યને બળ આપનાર ભારતની સરકાર દ્વારા લેવાતા એ તમામ એક્શન્સ ભારતના આ ત્રણેય સૈન્યના પરિબળોમાં કઈ રીતનો ઉત્સાહ અને ઉમંગ વધારો થયો છે, વર્ષો વર્ષ અને ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરતું આવ્યું છે અને આગળ પણ કરે તેવી જ આશા સેવીશું। હવે આ જ વાતની ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે એવા બે સુરક્ષા નિષ્ણાતો પેનલ ઉપર જોડાશે કે જેમની પાસેથી આપણે વિસ્તૃત ચર્ચા તરફ આગળ માંડીને વાત કરીશું અને જેમની પાસેથી જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું કે આ 7 દાયકામાં સુરક્ષા નીતિમાં કેવા ફેરબદલ ભારત દેશે જોયા છે અને આ ઉપરાંત પણ હજી આગામી સમયમાં સુરક્ષા નીતિમાં કેવા ફેરબદલની ભારત દેશને જરૂર છે। એક તરફ જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ ચીન અને પાકિસ્તાન જેવા દેશોની કે જે સતત ભારત દેશ પર આક્રમકતાની દ્રષ્ટિ બનાવી બેઠું છે અને તેની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતનું જે સૈન્ય છે તેની સક્ષમતામાં કઈ રીતે ઉત્તરોત્તર વધારો થાય અને આ પ્રગતિ કઈ રીતે આગળ વધતી રહે તે જરૂરી છે અને તે માટે જ આજે પેનલ ઉપર આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે વિંગ કમાન્ડર પ્રફુલ્લ બક્ષીજી અને कर्नल रोहित देवजी। आप बन्ने નું સ્વાગત। विंग कमांडर सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे, आज पहले तो स्वाधीनता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और 1947 से आज 15 अगस्त 2020 तक भारत देश की आज़ादी के 74 साल बाद आज देश की सक्षमता कई गुना बढ़ी है और बढ़ती रहेगी और इस पे यकीनन हम बढ़ती रहे, वैसी ही कोशिश हमारी जारी रहेगी। पर आज हम जब इस पैनल पे इकट्ठा हुए हैं तो आप सुरक्षा नीति के ध्यान में रखते हुए पहले तो कैसे देखेंगे आज़ादी के इन 74 सालों को? देखिए, सुरक्षा नीति को मद्देनजर रखते हुए जब हम अपनी आजादी की बात करते हैं तो फिर हमारे को 2 चीजें कनेक्ट होती हैं। एक देश, एक उसकी सुरक्षा कैसे मिली, मतलब उसको आजादी कैसे मिली, और सुरक्षा कर्मियों का, सुरक्षा की जो टुकड़ियां थी, जो फौज थी, उसका क्या उसमें योगदान रहा। इस बात को इतिहास से काफी देर तक सामने नहीं आने दिया गया कि सुरक्षा दल का क्या योगदान था। देखिए, जब गाना होता है दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, तो इस बात को हम थोड़ा, चाहे कवि ने जो लिखा हो, हम उसको गलत ठहराते हैं। आजादी की लेने के लिए आपको खड़क और ढाल के बिना नहीं मिली है। आपके आईएनए मूवमेंट के, आजाद हिंद फौज के 26,000 जब जवानों ने अपनी आहुति दी है, जान की शहादत दी है, तब आजादी मिली है। हमको ये बात भूलनी नहीं चाहिए। और अगर किसी ने भी अंग्रेजों का हौसला पस्त किया है तो हम आजाद हिंद फौज ने, सुभाष चंद्र बोस ने, और यही क्लेमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड थे, जब 56 में भारत वापस आए किसी कारणवश, उनसे कैलकाटा क्लब में पूछा गया कि आप जल्दी क्यों चले गए, आपका जाने का तो बाद में था, आप जल्दी जल्दी क्यों निकल गए हिंदुस्तान से, क्या आईने, क्या क्विट इंडिया मूवमेंट से घबरा गए थे? तो उन्होंने हंस के कहा, बिल्कुल नहीं, हमारी प्रॉब्लम थी आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, और जो 3 म्यूटनीज हुई थी, नेवी की बॉम्बे में, आर्मी की जबलपुर में सबसे बड़ी म्यूटनी हुई थी जो आर्मी हेडक्वार्टर को भी नहीं पता, उसके रिकॉर्ड्स निकाल दिए गए हैं, और एयरफोर्स की म्यूटनी 56 यूनिट्स की। तब अंग्रेजों को पता चला, और उनकी भाषा में, खुद उनके शब्दों में है, तब हमें पता चला हमारी पिकनिक खत्म हो गई है, हमको इस देश से जल्दी जाना है, और इसी तरीके से वो भाग के गए। खैर, इतिहास में जो मर्जी लिखा हो,
हमको इतिहास का असली पता चल गया है, क्योंकि मेरे को तब पता चलने लगा जब मैं स्पोक्स पर्सन बना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। पुराने हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स निकले, पुरानी फिल्में निकालनी शुरू करी, और तब पता चला क्या क्या चीजें दबी हुई हैं और क्या क्या चीजों का खुलासा है। मैं 2 बार उस पोस्ट पे रहा हूं, तो मेरे को अंदर की बात पता है, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आजादी की जो वैल्यू है वो हमको पता होनी चाहिए। हम नींद में आराम से सोते हैं, क्योंकि हमारी सरहद पर हमारा जवान तैनात खड़ा है। इस समय गलवान घाटी, पेंगोंग, और जहां पे जितने भी लद्दाख एरिया में जो हमारी सेना तैनात खड़ी हुई है, वो हमारी आजादी को बरकरार रखने के लिए, ताकि आप बड़े आराम से सो सके। और यही अगर आजादी हमारे सेना ने हमारा योगदान ना दिया, तो फिर आप चीनी रेस्टोरेंट में अपना काम कर रहे होंगे और खाना खा रहे होंगे। ये मैं आपको बता दूं, और ये हंसी मजाक नहीं है, यह वाकई में सच है। चीन चाहता है, और अगर आपको चीन का देखना है, उसके क्या क्या कहां कहां उसके आंख लगी हुई है, तो आप हैरान रह जाएंगे किस किस जगह पे वो नहीं घुसना चाहता। खैर, वो दूसरी बात है। खैर, मैं इस समय अपने देश के वासियों को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मैं पुरानी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, पर मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जो हमारी फौज को मिलना चाहिए था और जो हमारी फौज की अहमियत जाननी चाहिए थी, वो किसी तरीके से नजरअंदाज कर दी गई। जब ब्रिटिश आर्मी चीफ ने जाने से पहले जो भारत छोड़ रहे थे, उन्होंने कहा मैं नेहरू जी को थोड़ा सलाम करूं। जब सलाम करने गए और कहा कि मैं जा रहा हूं, आप ध्यान रखिए उस समय भारत की फौज 25 लाख थी, 22 से 25 लाख। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, तो उन्होंने कहा चीन का ध्यान रखें, चीन बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा हमें तो फौज की जरूरत ही नहीं है, चीन हमारा दोस्त है, हम पुलिस से काम चला लेंगे। ये जो चीजें थी, इस चीज से उठ के भारत निकला है। और अब जो जिस स्थिति में भारत है, अब हमारी जो पुरानी हमने छोड़ दी थी फौज को देखना, 62 वाली स्टोरी मैं नहीं दोहराऊंगा, वो मैं दोहरा चुका हूं। वो जो हमारा हालत हुई थी, उससे हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हम चीन को जैसे हमने समदराम चौंग में और नाथुला में उसको लोहे के चरे चबवाए, एग्जैक्टली वही स्थिति है। अब भारत की फौज खड़ी है तैनात, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, और आप खुद ही देख रहे हैं कि इस समय भारत ने जो चुनौती दी है चीन को, सारी दुनिया सराह रही है, और सारी दुनिया आगे बढ़ाई है भारत को का सहयोग देने के लिए। और जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सिर्फ अपनी फौज को नहीं बढ़ाएंगे, पर अपने युवाओं को भी बढ़ाएंगे। और जो एनसीसी का योगदान की बात करी उन्होंने, वो एक बहुत सराहनीय है और अलग से है, वो उसका जिक्र अलग से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे तमाम फौजियों को हमारा नमन है। और जो फौजी आज भी सरहद पे खड़ा है, फौजी की जब बात होती है, सुरक्षा नीति की जब हम बात कर रहे हैं, रोहित देव जी, आपको सबसे पहले तो स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और इसी के साथ साथ आज जब हम ये बात करने के लिए पैनल पे इकट्ठा हुए हैं, तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि जब हम सुरक्षा नीति के बारे में बात करें, उस सुरक्षा नीति में सुरक्षा करने वाला वो फौजी ही है। आज जब दुश्मन की छाती पे बैठकर उस पे वार करने की क्षमता हमारे फौजियों में है, तो आप अपनी परिकल्पना में आज के इस स्वाधीनता दिन के मौके पे आज़ादी के 7 दशकों बाद की हमारी ये सुरक्षा नीति की परिस्थिति को कैसे परिकल्पित करेंगे? धन्यवाद नताशा जी। सबसे पहले आपको भी हमारे इस दिवस की शुभकामनाएं। और मैं पूरे देश को बोलना चाहूँगा कि काफ़ी गर्व के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करें। काफ़ी लोग हर्षोल्लास से सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, कुछ लोग गए हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में झंडा फहराने, बट इस बार कोविड की वजह से उतना स्कूलों में और बाकी जगहों पे हर्षोल्लास नहीं हो पाया है। बट फिर भी मैंने देखा है ऑनलाइन तरीके से लोगों ने काफ़ी जाहिर किया है अपने देश के प्रति अपना जो उनका कर्तव्य है। मैं मानता हूं कि आज का दिन वो दिन है जिसमें हमने आगे का देखना है। पास्ट एक जो चीज है उससे सीख लेनी जरूरी है, बट आगे का देखना है। और देश भली भांति जानता है कि जब भी चुनौती आई है, देश की सेना भी और उसके ऊपर देश के जो नागरिक हैं वो काफी खरे उतरे हैं। चाहे आप कारगिल का युद्ध देखें, चाहे आप 71 का वॉर देखें, चाहे आप छुटपुट जो घटनाएं होती हैं एलसी पे और एलएसी पे वो देखें, तो देश का हर एक नागरिक, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो युवा हो,
वो बढ़ के आगे आता है। और सोशल मीडिया पे भी आप उसी तरह की एक पहल नोटिस करेंगे। मैं समझता हूं कि आज का दिन ऐसा होना चाहिए कि हर एक देशवासी आज का दिन खाली इतना सोचे कि उसने देश के लिए क्या करना है आगे। कुछ मकसद होना चाहिए। अगर आप 20 साल के युवा युवती हैं, आपका कोई मकसद होगा। कोई अगर हमारे जैसे सेवानिवृत्त लोग हैं, उनका कुछ मकसद होगा। बट एक मकसद मैं मानता हूं कि बिल्कुल ही कॉमन है, मतलब वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वो है देश के हित में नेशन बिल्डिंग में सहयोग देना और ओपिनियन शेपिंग करना। ये दोनों ही चीज आज के हिसाब से काफी अहमियत रखती हैं। क्योंकि नेशन बिल्डिंग में जब आप बात करेंगे, जैसे कि बख्शी साहब ने बताया, प्रधानमंत्री ने एनसीसी की बात की, तो एजुकेशन सिस्टम क्या है आपने देखा। एजुकेशन सिस्टम पे कुछ फेरबदल हुआ है, जिसके लिए हम अलाइन हुए हैं कि विश्व में जैसे एजुकेशन होता है, हमारा भी स्तर उस तरह से बढ़े। हमारे गवर्नमेंट स्कूल पे फोकस है। तो जैसे जैसे एजुकेशन को आप प्रोत्साहन देंगे, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, आप देखेंगे कि नागरिकता की जो क्वालिटी है वो बढ़ेगी। तो हर एक देश में प्रॉब्लम और चुनौती होती है। तकरीबन 1.3 बिलियन का हमारा पॉपुलेशन है और बजट उतना ही है, जीडीपी उतनी ही है। अगर मैं आपको आज ये बोलूं कि हमारे को 10% चाहिए अगले 5 साल तक डिफेंस में, बोलना आसान है, काफी लोग बोलते हैं ये करना आसान नहीं है। क्योंकि 1.3 बिलियन को आपने पहले बेसिक रूप से उनको घर, मकान, पानी और खाना सब मुहैया करवाना है। तो देश जो है वो एक संकल्प के दौर से गुजर रहा है, चुनौती के दौर से गुजर रहा है, जहां तक हमारा रक्षा का सवाल है। और पहली चुनौती है चाइना। ये ऐसा एक मंजर है जो हमने पिछले 4 या 5 दशक से छोड़ रखा है। हमने अपनी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाई। हमने सेना का जो एक्रीशन होना था, ट्रूप लेवल बढ़ाना था, वो नहीं किया। हमने अपने साजो सामान नहीं बढ़ाए। और उसकी वजह से कुछ गतिविधि जैसी हुई है बीच में कि छुटपुट तरीके से हमने काफी अच्छा सैन्य प्रदर्शन तो किया है, बट कमी भी महसूस की है। और अभी सरकार जिस मुहिम में बना रही है, काफी अच्छे आले रस्ते, राफेल आया, S-400 आ रहा है, नेवी की बात हो रही है, काफी चल रही है। और उसमें हमारी इंडस्ट्री जुड़ रही है, और ये एक सबसे अच्छी बात है। मैंने भी काफी 2.5 दशक फौज में उससे पहले मैं एक छोटा बच्चा था, मेरे फादर आर्मी में थे, और मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर लोहे को मेल्ट कुछ बनाना बना सकते। और धीरे धीरे करके हमारे देश में शुरू हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश की सबसे अच्छी जो मुहिम है, आप चाहे कोई भी सिस्टम ले, आरटी गन ले या इंसाज ले या एम्यूनिशन ले, उसमें एक आता है जिस कोर में मैं था, उसमें बनती थी बीएमपी आईसीवी। ये एक विश्व की सबसे वरिष्ठ इक्विपमेंट है जो रशिया ने बनाई। हमारे देश को टेक्नोलॉजी दिया उन्होंने, और उसके बाद हमने ऐसा उसका निर्माण किया अपने देश में। तो काफी फोकस है। इंडस्ट्री को खाली थोड़े बिजनेस के सिस्टम्स में फाइनेंशियल वायबिलिटी चाहिए, और एक स्थिर मॉडल चाहिए कि कितना आपको साजो सामान चाहिए। और देश में अभी क्षमता है, मैं देख रहा हूँ काफी अच्छी प्लानिंग है। आप देखिए, आपका जब चीन का जब ये विवाद हुआ, जब स्टैंड ऑफ हुआ, तो ना केवल रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, बट आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और बाकी इंडस्ट्रीज के जो मिनिस्टर हैं, इंक्लूडिंग एमएसएमई, ये सब एकजुट होकर प्लानिंग में लगे। और उसके बाद ही ये आत्मनिर्भरता की बात ऐसे ऊपर आई है कि जो जो उन्होंने कदम की सोच कर ली, उसका अभी जो इम्प्लीमेंटेशन होना है, उस स्टेज पे प्रधानमंत्री बोले हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो आत्मनिर्भरता की बात हुई है, ये हमारे डिफेंस के लिए एक काफी अच्छी जो तजवीज है। और इससे क्या होगा कि जो कूटनीति है, और जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, और जो आपके मिलिट्री एजेंसीज हैं, जिन्होंने अलायंसेस डेवलप करने हैं वर्ल्ड में, अपने एडवर्सरी को आइडेंटिफाई करना है, उसकी कमजोरियों को पकड़ना है, वो काम एक तरफ। और अगर आप 100% एक्सपोर्ट से नीचे आए हैं, 90% पे, अभी 80% पे, अगर आप 30-40 तक भी पहुंच जाएंगे, आप 100% आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। क्योंकि कुछ आले ऐसे होंगे किसी सिस्टम में जो बाहर से फिर भी निर्यात होंगे, जो अच्छे क्वालिटी के होंगे। तो वो जो रिलेशनशिप है, जैसे इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आप फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, तो इनके पास जो मुहिम R&D है, हमारा दायित्व बनता है कि हम एज अ कंट्री R&D में इन्वेस्ट करें अपना टाइम, रिसोर्स, एनर्जी और फोकस। तो अगर अभी हम R&D में इन्वेस्ट करेंगे, निवेश पूंजी करेंगे अपने देश में या इन सहयोगी देश के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि अगले 20-30 साल में जो साजो सामान हम खुद बनाएंगे या कोलिशन में बनाएंगे, दोनों ही देशों को फायदा होगा। ब्रह्मोस एक इतना अच्छा उदाहरण है कि 2 देशों के बीच में आपने बनकर उसको बनाया, पूरी तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई, जो हमारा एक संगठन सा बना। ये मॉडल्स हैं जो देश को आगे लेके जाने हैं, और ये आत्मनिर्भरता के स्टेप में अच्छा है। और लास्ट में इतना ही बोलूंगा कि आज का अच्छा दिन है, तो अच्छी बातें करें तो अच्छा है। और हमारा देश एक बड़ी प्रगतिशील पाथ पर है, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम देखें आज के देश में। हमें तो ये सोचना है कि जब चीन से
जो बॉयकॉट होगा और निर्यात और सर्विस सेक्टर भागेगा, तो हम उसका कैसे स्वागत करेंगे अपने देश में। और जब हम ये सोच पैदा करेंगे, तकरीबन 15-20% ऐसे इंडस्ट्री आएंगी जो डिफेंस को सपोर्ट कर रही होंगी। तो मेरा मानना है कि काफी पॉजिटिव रुख है। और 75वां जो हमारा जो अगला साल है, मेरा फोकस तो उस तरफ है। मेरा फोकस उस तरफ इसलिए है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी प्रोमिसेस हमारी सरकार ने किया है, काफी प्रोमिसेस आपने, मैंने और सबने किया है कि हमारे देश के लिए क्या करेंगे। और अगर ये एक साल और जो बच गया है, इसके बाद देखते हैं मूल्यांकन अगले साल आप ही के शो पे कैसे होता है। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे सर। दो बातें अभी साझा होकर निकल रही है, जैसे कि रोहित देव जी पैनल पे बता रहे हैं। प्रफुल्ल जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा आज का इन्वेस्टमेंट हमको नियरली आने वाले 20 से 30 सालों के अंदर हमारी ही सुरक्षा नीतियों में कैसे बढ़ के और हमारी जाबाज सेना में कैसे वो एडिशन करता है, वो देखना रहेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे जवान क्या कर सकते हैं, वो हमारे जवानों ने दिखा दिया है। ये पर्चा हमने, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, और चाहे वो गलवान घाटी की मामला हो, और इन सारे जवानों ने हमारे जो परचम दिए हैं, और इन परचम को देशवासियों ने काफ़ी साझा और मुहैया भी किए हैं, और काफ़ी सराहनीय बाबत भी है ये हमारे देश के लिए। प्रफुल्ल जी, देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बेसिकली इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन व्हिच काउंट्स। ये आप मान के चलिए। पर आपको देखिए, एक बात तो यह है, एक अच्छी और मीठी और बड़ी बात करना होता है, पर हमको कड़वे घूंट भी पीने होते हैं साथ में, और सच्चाई भी जाननी होती है कि सच्चाई क्या है। जब तक सच्चाई पता नहीं चलेगी, आप सही कदम नहीं उठा सकते। जो हम स्वावलंबी होने की बात कर रहे हैं, मैं आपको अपना पुराना एक लेख दूंगा 1997 का, जिसमें मैंने लिखा था, और वो 3-4 अखबारों में छपा था, दैट इंडिजिनाइज और पेरिश, या कि या अगर आप इंडिजिनाइजेशन नहीं करेंगे आप खत्म हो जाएंगे। 1995 के अंदर एक यहाँ पे एग्जीबिशन हुई थी, सुब्रोतो पार्क में, एयरफोर्स ने कराई थी, और 75 एंटरप्रेन्योर्स आए थे अपना सामान लेके। ये मैं 95 की बात कर रहा हूं। और उन्होंने कहा था हम ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, हमको कैसे मदद मिलेगी। उस समय बोला गया था कि आपको सरकार इनिशियल फाइनेंसेस करेगी, आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगी, और इस तरीके से सारा प्लान बना था। हमारे जो पहले के प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम साहब, वो सीनियर साइंटिफिक एडवाइजर होते जब थे, तो उन्होंने ये प्लान बनाया था 30-70 का, कि 30 वेरी हाई एंड टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और 70 हमारी अपनी होनी चाहिए। ये उनका ये प्लान था। पर जो है, मेरे को थोड़ा सा दुख होता है कि इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया। अब हम ये इस बात को सुन रहे हैं पिछले 2 साल से कि हमें स्वावलंबी होना है, और जब हम कदम देख रहे हैं इस गवर्नमेंट के, तो तब हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो रहा है कि अब हम देख रहे हैं कि क्या अच्छी चीज हो रही है जो हमारे सपनों में होती थी। अब सच बात यह है, अगर ये हमारे पास हम स्वावलंबी होने की बात हमने 50s में की होती, तो 62 में वो हार नहीं हुई होती हमारी। और ना हमारे पास में सामान था, ना ही लड़ाई की नीति थी। लड़ाई चलती है 3 चीजों से, आपके सोल्जर से, आपके सामान से, आपकी नीति से। नीति ही ठीक नहीं है, उसका मोरल ही ठीक नहीं है, सामान ठीक नहीं है, तो आप बताइए, चाहे जितनी भी शहादत दे दे, खून की नदियां बहा दे, प्रॉब्लम कहीं की वहीं खड़ी रहती है। जब कारगिल की लड़ाई आई थी, देखिए, जब चीन की लड़ाई आई, तो हमको चाइना को थैंक करना चाहिए, क्योंकि तब हमारी नींद खुली, और 65 में हमने स्टेलमेट करी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को रोका। नहीं तो अगर हमारी वही हालत होती जो 62 में थी, तब 65 का जो नतीजा होता वो कुछ दूसरा होता, और 71 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पर कारगिल में जब आपने देखा, आपने स्वावलंबी होना बहुत दूर था, आप अपने आर्टिलरी के शेल मांग रहे थे बाहर से, और वो आपको सोने के भाव बेच रहे थे। ये चीज को देखकर फिर जो 68 कमेटी रिपोर्ट और कई रिपोर्ट्स बनी, उन्होंने कहा कि हमको स्वावलंबी होना है किसी हालत में, और ये है उस चीजों का नतीजा जो हम देख रहे हैं। तो जैसे कर्नल साहब बता रहे थे, हमको बड़ा प्लान्स हैं, बिल्कुल ठीक है, पर सबसे बड़ी बात है जो हमारे को दिखाई दे रही है, जो अभी स्टेज पे ड्रामा चल रहा है, वो ये है, लद्दाख से अरुणाचल तक जो 62 के बाद जो हमने हेंडरसन ब्रुक रिपोर्ट लिखी थी, उसका खुलासा ही नहीं होने दिया किसी ने, वो अभी तक छुपी पड़ी है।
और इसीलिए कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। ये तो जब से ये गवर्नमेंट आनी शुरू आई है तब से ये डेवलपमेंट शुरू हुई है, पिछले 4 या 5 साल में। और जो उन्होंने काम किया है वो सराहनीय है, पर अभी भी हमारे को स्ट्राइक कोर्स की जरूरत है, 1 नहीं 3 की जरूरत है, माउंटेन कोर्स की जरूरत है। पर अभी ये सब आ जाएगा, हमें पता है, क्योंकि अब नियति ठीक हो गई है और सोच ठीक हो गई है, बिल्कुल। तो आएगी जरूर। बिल्कुल। पर इसीलिए हमको अपने देश युवाओं को, लोगों को अपने देश के लीडर्स का साथ देना चाहिए और ये आशा करनी चाहिए कि अब ये सब कुछ होगा। पर साथ ही साथ में युवाओं को इस बात का भी अंदेशा होना चाहिए कि सिक्योरिटी क्या होती है। सिर्फ फौज को ही नहीं छोड़ देना चाहिए, हाँ भाई तू फौज में है, तू जाके लड़ेगा, बात करेगा, हम तो यहाँ आराम से बैठे हैं, ये नहीं चलेगा। अब हर एक देशवासी को, फौज, हर एक माँ के बेटे को अपनी माँ की रक्षा के लिए उठना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बेटा ही सिर्फ जाएगा, दूसरा खेती करेगा। मतलब यही बात है कि डिपेंडेंट नहीं होना है, अब हमको खुद इंडिपेंडेंसी की तरफ आगे बढ़ना है और हर एक नागरिक को शायद ये जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम स्वावलंबी ना बने तब आपको देखिए कोई इज्जत नहीं करेगा। जब आप डिफेंस में स्वावलंबी होते हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी तगड़ी होती है। जब फॉरेन पॉलिसी तगड़ी होती है तो चीन जैसे देश वगैरह फिर आंख नहीं उठाते। वो आंख इसलिए उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि इनकी सोच भी थोड़ी कमजोर है और ये बताते कुछ नहीं है। और ये सच बात है, हम कोई बना रहे लड़ाई की, एक की राइफल तक नहीं बना रहे, ये बात सच है। पर अब उनकी फैक्ट्री डाल दी गई है, ये गवर्नमेंट कर रही है। एटलीस्ट जिसको कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, ये है। बिल्कुल, काफी वक्त के बाद जब अच्छा वक्त आया है, इस पैनल डिस्कशन के आखिरी मोड़ पे आप दोनों से मेरा यही सवाल रहेगा। सबसे पहले रोहित देव जी, कि आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर हमारे सैन्य में अगर किसी चीज़ की कमी है तो उस कमी को हम कैसे आने वाले समय में कमी पूरी कर सकते हैं, और इस मद्देनजर में आपके व्यूज वेरी शॉर्टली सर। हाँ, दो चीजें बोलूंगा। एक है, कोई भी आप ट्रांजिशन की बात करते हैं तो उसको आपको समय देना होगा। अभी चीन लद्दाख में आया और हमने जो निर्यात करना शुरू कर दिया है और जो घोषणाएं की हैं उनको समय लगेगा। बट देश के होने के नाते हमें सोचना है कि 2070 में हमको किस टाइप की सैन्य शक्ति चाहिए। नेवी में कितनी चाहिए, कोस्ट गार्ड में कितनी चाहिए, एयरफोर्स में कितनी चाहिए, मिसाइल डिफेंस में कितनी चाहिए, साइबर वॉरफेयर में क्या चाहिए, आपको थल सेना में क्या चाहिए, ऐसे करके इंटेलिजेंस में आपको क्या चाहिए, और उस सब के साथ आपको कूटनीति के तौर पे किस देश से किस टाइप का अलायंस करना है, क्या मिलिट्री अलायंस होगा, क्या आर्थिक अलायंस होगा, और आर्थिक रूप से आप उसको कैसे संयोएंगे। तो ये जो पूरी बातें हैं, अगर आप 5 साल 50 साल की सोच नहीं रखेंगे और उसके हिसाब से अपने आर्थिक स्तर को, कूटनीतिक स्तर को और अपने देश के डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को अंजाम नहीं देंगे, तो आप क्या करेंगे, आप हर घटना के बाद सोचेंगे और कुछ करेंगे। तो अभी क्योंकि ये मुहिम शुरू हुई है, आत्मनिर्भरता छोटे टाइम का विषय नहीं है, ये लंबे टाइम का विषय है। बट मैं समझता हूँ कि अगर सरकार ने इसको सोचा है, और ये ट्रांजिशन कैसे होगा और इसमें कितनी मिलिट्री चाहिए आपको। लोग बोलते हैं लीन आर्मी का मतलब क्या है, उसको कितना लीन बनाना है। एक तरफ आप सुनेंगे कि माउंटेन कोर्स चाहिए, स्ट्राइक कोर्स चाहिए, बाकी डिफेंस सिस्टम्स चाहिए, तो कितना कम है कितना ज्यादा है, ये सोचना बहुत जरूरी है। और जैसा ही आप कोलिशन बनाएंगे देश के साथ, आप समझेंगे कि आपकी आर्ट जो है और आपकी मर्जी जान गई। समझता हूँ कि देश के हिसाब से 2070 शुड बी द एम ऑफ दिस गवर्नमेंट, एंड इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स जो इनके पास समय है, उसमें ये इस नीति को अंजाम दें, इस विजन को अंजाम दें। और मैं समझता हूँ जो देश का नागरिक है वो उससे भी इनपुट्स लें। बैठ के किसी हेडक्वार्टर में 4 लोगों से बात करना इनपुट्स नहीं आते। ये गवर्नमेंट कम से कम हमारे ऐसे लोगों से पूछती है। गलवान के बाद जब वो फोन आए तो काफी कुछ बताया और 100% किया सरकार ने, मेरे को काफी गर्व है उसका। बट जो हमारे जो हैकर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को हैक किया, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी सलाह लीजिए। अभी ड्रोन चाहिए, सर्विलेंस सिस्टम चाहिए, लोग आगे आ रहे हैं, अभी उनको प्रोत्साहित कीजिए और सबसे मेल जोल करके, सबसे इनपुट्स लेके ऐसी नीति बनाइए जो टाइमलाइंस दे, आत्मनिर्भरता को टाइमलाइंस दे हर एक डोमेन में। सिर्फ आर्मी और एयरफोर्स और नेवी नहीं, पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, आपके देश के बाकी जो नागरिक की सारे डोमेन में, राइट, आपने बात की उसकी बहुत जरूरी है। तो एक विजन हो, मेरे हिसाब से मेरा मैसेज यही होगा कि इस समय में 1 साल है गवर्नमेंट के पास, अगर 75वें वर्षगांठ पे अगर वो निकाल देते हैं ये विजन डॉक्यूमेंट देश के डिफेंस के लिए, जिसके अंदर आर्थिक और कूटनीति और बाकी सारे जो इंडस्ट्री का जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसको लेके बनाते हैं,
मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा काम कोई सरकार हमारे देश के लिए नहीं कर सकती। 75 साल निकलने के बाद भी अगर ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो हमारे लिए एक सोच का विषय है। और मैं समझता हूँ अगर आपके माध्यम से अगर सरकार सुनती है तो एक ये डॉक्यूमेंट निकाले, सबका सहयोग ले, और मैं समझता हूँ आने वाले दिन और भी अच्छे होंगे हमारे डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए। बिल्कुल सर, वेरी क्विकली प्रफुल्ल जी, बिल्कुल आपके व्यूज माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, आपके माध्यम से प्रधानमंत्री को पत्र लिखे, राजनाथ सिंह को पत्र लिख के, मेरे को पत्र लिख के करें, जो मुहिम कर सकते करें। देश की समस्या आपकी समस्या है, बैठे ना रहें, कुछ मुहिम करें देश की। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, बिल्कुल वेरी शॉर्टली सर। वेरी शॉर्टली, मैं कर्नल देव जो जहां से एंड किया, उन्होंने कहा था कि ये हमारा विजन की बात कर रहे थे, तो ये 1995 में रैंड कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका ने एक रिपोर्ट दी थी, और रिपोर्ट में ये लिखा था कि 1947 से अब तक भारत की कोई सुरक्षा पॉलिसी ही नहीं है, कोई नेशनल डॉक्ट्रिन नहीं है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बिना डॉक्ट्रिन के लड़ रही है। तब पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज हुआ, हड़बड़ाहट हुई, और जल्दी जल्दी कुछ कर्नल्स, ब्रिगेडियर्स, मेजर्स, विंग कमांडर्स ने मिलके और जल्दी जल्दी कुछ लिखा जिसको डॉक्ट्रिन कहते हैं। उसको अभी भी अपग्रेड करते जा रहे हैं। जो तक आपको यही नहीं पता होगा, आपने चिंतन ही नहीं किया होगा कि हमें क्या कैसे करना है, तब आप किस तरीके से सिक्योरिटी की बात करेंगे। सबसे पहली बात है, जब सिक्योरिटी की बात आती है तो हमारे यूथ को, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी का मतलब पता होना चाहिए। चाइना में ये सब्जेक्ट 7वीं क्लास से सिखाया जाता है। हमको ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी होती क्या चीज है, इसका मतलब क्या होता है। सिर्फ परेड करना, रिपब्लिक डे नहीं होता, इसका और कई चीजें होती हैं। एक तो फिर उसके बाद में जो नेशनल पॉलिसी जो हमारी है, फौज का क्या अहम उसमें रोल है, ये देखना पड़ेगा। इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को कैसे हैंडल करना है। हमने इतनी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस बना दी हैं, उसका मतलब क्या है, क्यों बनाई थी? अगर उसकी स्टोरी आप सुनेंगी नताशा जी तो हैरान रह जाएंगी कि क्या बात है। ये खौफनाक कहानी नहीं सुनाऊंगा मैं आपको अभी, पर क्वेश्चन ये है इनका रोल क्या होगा। इस समय आईटीबीपी बैठी है, फौज भी बैठी है, क्या उनमें तालमेल है कि नहीं है? अपने को झूठ बोले बिना ये सच बोलना पड़ेगा हमें कि क्या सच्चाई है। जब तक ये नहीं पता चलेगा, और फिर हमारे को देखना होगा कि और बाकी जो हमारे को ट्रेनिंग, जो कॉर्पोरेट सेक्टर को किस तरीके से इन्वॉल्व करना है इन द नेशनल डिफेंस बिल्डअप, जो हमारे को बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑफसेट अरेंजमेंट्स किस तरीके से होगी। जब तक हम ये रफेल लेने का मतलब ये नहीं है 5 आगे तो काम चल जाएगा। हमें तो कम से कम 30 स्क्वाड तो अभी चाहिए, और हमें खुद बनाने पड़ेंगे। जब हम खुद बना के और R&D नहीं करेंगे, आप धरे के धरे रह जाएंगे। ये M777 लिया है, उसको खुद बनाना पड़ेगा। और जैसे ही आज आत्मनिर्भर भारत के तहत लाल किले से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी एक बहुत क्लियर मैसेज दिया है। एक वाकया है ये देश के सभी उन युवाओं के लिए कि आने वाले समय में कैसे हम भारत देश की आज़ादी को और भी आज़ाद कर पाएं। प्रफुल्ल जी और रोहित जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। જશ્ને આઝાદી આજના વિષય અંતર્ગતની ચર્ચામાં કે જ્યારે ભારતની સુરક્ષા નીતિમાં 7 દાયકામાં કેવા ફેરબદલ આવ્યા છે અને આગામી સમયમાં કેવા ફેરફાર થવા જોઈએ, આ ઘણું મહત્વનું છે। અને આગામી સમયમાં જ્યારે દેશનો દરેક યુવા દેશની આઝાદીમાં કઈ રીતે વધારો કરી શકીએ અને આત્મનિર્ભર ભારતની આ પહેલને કઈ રીતે વધારે સાજા કરી શકીએ તે બાબતનું લક્ષ્ય રાખીને આગળ વધે, આપણા સૌ માટે હિતાવહ રહેશે। આજની આ વિશેષ રજૂઆત અંતર્ગત હાલ બસ આટલું જ। આવા ઘણા બધા વિષયો સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી મને આપશો રજા। नमस्कार।